सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी के कुछ कंटेंट लेकर आए हैं और जो कि एंटी नेट से संबंधित है। और एंटी नेट से संबंधित नहीं दोस्तों, वो कंटेंट सारे सारे एग्ज़ाम के लिए संबंधित है, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है सिर्फ एंटी नेट की तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके साथ पहले सेकंड पेपर का कंटेंट लेकर आए थे। अब हम साथ में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, जो कि सिलेबस के अधीन रहेगा। दोस्तों। सिलेबस में जैसा दिया है वैसा ही हम सिलेबस के अनुसार क्रम बाय क्रम पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक वीडियो दोस्तों हमने इसका डाल चुके हैं, और तो अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों तो उसको भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगामी वीडियो या आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहूँगा, उम्मीद है आप सभी से कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहे, ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे और मदद मिले आपको इस चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, अपने कंटेंट की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हमने जो पहले वीडियो पर पढ़े हैं दोस्तों, शिक्षक की अवधारणाएं पढ़े, शिक्षक के प्रकृति कैसी है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है दोस्तों, उसके नेचर कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमने पहले वीडियो पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है दोस्तों अपना पॉइंट है दोस्तों, वो है शिक्षक के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं और उसको किस किस रूप में किस किस ने बांटा हुआ है, वो हम सब अभी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं शिक्षक के उद्देश्य। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना। क्या है दोस्तों शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, या जो सीखने वाले होते हैं दोस्तों, उसमें अधिगम सीखना मतलब अधिगम करने की क्षमता उत्पन्न करना है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को दिए गए फ्लो चार्ट की सहायता से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं दोस्तों। जो फ्लो चार्ट है ना दोस्तों आपके सामने, वो उसके आधार पर हम बहुत अच्छी सही तरीके से हम समझ सकेंगे कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। और ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है, दो विद्वान है जो उनके अनुसार अलग अलग तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले विद्वान है ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है, दूसरा गेगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण किया गया है दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य को। ठीक है दोस्तों, तो पहला ब्लूम के द्वारा देखते हैं दोस्तों शिक्षण का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो ब्लूम के अनुसार तीन प्रकार से है दोस्तों, तीन प्रकार से: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला आज की वीडियो में सिर्फ हम ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण ही देखेंगे और अगली वीडियो पर हम गेगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक क्षेत्र, और दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा है मनोसंचालित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला देखते हैं ज्ञानात्मक देखते हैं दोस्तों। तो ज्ञानात्मक देखते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में दोस्तों मूल्यांकन वो कट चुका है। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन है वो। ठीक है, अब भावात्मक क्षेत्र को देखते हैं, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आकलन है, आग्रहण है, प्रतिक्रिया है, संयोजित है और निरूपण है। ठीक है, अब देखते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत क्या? हस्तकौशल, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता, प्रकटीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं गेगने और ब्रिक्स के अनुसार। गेगने और ब्रिक्स के अनुसार देखते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये है शिक्षण के उद्देश्य जो कि हमने विभिन्न रूपों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अभी विलियम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, जो कि हम अब इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस टाइप से किया हुआ है, उन्होंने देखते हैं। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्य को तीन भागों में 1956 में बांटा है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा का में थ्री एच के रूप में संबोधित करते हैं। 3H से हम संबंधित समझते हैं। जो ब्लूम के द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण किया है दोस्तों, तो उनको 3H कहा गया है। ठीक है, शॉर्ट में, जो कि 1956 में इसको प्रतिपादित किया गया है दोस्तों। 3H का संबंध होता है हेड मतलब ज्ञानात्मक, फिर दूसरा है दोस्तों
दूसरा एच क्या है, अर्थ, हार्ट। हार्ट का मतलब होता है भावात्मक, ठीक है। और हैंड, हैंड मीन्स होता है मनोसंचालित। ये है ब्लूम के अनुसार 3H का अर्थ, ठीक है। अब इनको हम विस्तार से देखते हैं। विस्तार से क्या देखते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक क्षेत्र के, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। इसे 6 मुख्य स्तरों पर विभाजित किया। कितने स्तरों पर, कितने क्षेत्रों पर विभाजित किया है, बांटा गया है दोस्तों, तो ये है 6 स्तरों पर, ठीक है। तो पहला है दोस्तों ज्ञान। पहला पॉइंट क्या है, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से। ज्ञान का मतलब है उसका दोस्तों जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। ज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो कि हमने जो भी ज्ञान से संबंधित कुछ वस्तु हैं, उसकी जानकारी है, उसको हमको हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए याद रखना होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, उसको हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में ध्यान स्मरण रखना है दोस्तों, इसको याद रखने से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बोध, बोध का अर्थ होता है कंप्रेशन। तो यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित ये स्तर है जो दोस्तों की जो बोध, जो किसी भी चीज़ का अर्थ को समझने में सहायक होती है, ठीक है दोस्तों। किसी भी चीज़ों का, किसी भी शब्दों का, किसी भी वस्तु का उसका अर्थ समझने का, उसको कैसे यूज़ करना, वो सब समझने का क्षमता रखते हैं ये बोध के अनुसार, ठीक है। उपयोग, उपयोग हम यह स्तर अमूर्त ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त किया दोस्तों। अगर हमारे पास कोई वस्तु रखी है तो उसको हम उपयोग करेंगे तभी ना। तो मूर्त रूप से रखी हुई है उसको अमूर्त रूप से, सॉरी दोस्तों, अमूर्त रूप से रखी उसको हम मूर्त रूप से काम करेंगे तो वो उसका उपयोग करेंगे तो वो मूर्त रूप से प्रयोग होगा। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो अमूर्त रूप से पड़ी रहेगी, उसका उपयोग निरर्थक रहेगा, वो वस्तु को होना नहीं होना एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है विश्लेषण। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके, ठीक है। ये हो गया, विश्लेषण करना होता है ज्ञान का, अपने ज्ञान का विश्लेषण करना होता है कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। अब है अगला, अगला पॉइंट है दोस्तों संश्लेषण, सिंथेसिस, सिंथेसिस है, ठीक है। यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। यह है मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या माना जाता है, इसका विलोम माना जाता है, ठीक। अब है लास्ट मूल्यांकन। जो कुछ हम सीखते हैं ना दोस्तों, उसको हमेशा सीखे हुए रूप में रखना, उसका मूल्यांकन करना, उसको सतत प्रक्रिया के रूप में हमें रखना। जैसे मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है, यह विशेष प्रयोजनों के प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है, ठीक है। मूल्यांकन करना, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ों को पढ़े हैं, जैसे हम आप ये वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक मूल्यांकन मिलेगा, या आप मूल्यांकन करेंगे कि दोस्तों इस वीडियो से हमें कुछ लाभ मिल रहा है या फिर हम फालतू देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके मन में एक विचार आएगा, तो इसी को मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है अगला पॉइंट अपना भावात्मक। अभी हमने देखा ज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुसार, अब है भावात्मक क्षेत्रों के अनुसार इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है, ठीक है। ये भी 5 प्रकार से हैं, वो 6 प्रकार से बताए गए हैं, और ज्ञानात्मक क्षेत्र, और ये 5 प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रकार कौन कौन सा दोस्तों, आकलन, जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता। दोस्तों हम आकलन करना जानते हैं, अगर हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको हम फिर से आकलन नहीं करेंगे या उसका हम फिर से रिविज़न नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम उसको ठीक से जान नहीं पाएंगे या उसके बारे में हमें ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ये हो गया आकलन, ठीक है। अगला पॉइंट है आग्रहण, सुनने की इच्छा। अगर दोस्तों सुनने की इच्छा, आग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, कोई भी ज्ञान को हमारे अंदर समावेशित करना, ग्रहण करना, या फिर जो हमें अच्छा नहीं लगे उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सुनने की इच्छा के अनुसार, अगर हमें कोई कुछ समझा रहा है और वो हमारी हमें प्रिय नहीं है, हमारे सुनने की इच्छा नहीं है, तो बस ये चीज़ें हैं आग्रहण, ठीक है दोस्तों। रिसीविंग मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता की इच्छा। दोस्तों हम किसी भी कार्य को हम
किसी भी कार्य में अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि हम एक क्लास की बात करते हैं, क्लास में शिक्षक होते हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त लोग होते हैं, ठीक है, या हमारे सहपाठी लोग होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने शिक्षकों को साथ नहीं देंगे, हमारे गुरुजियों को साथ नहीं देंगे, हम उस कक्षा में मस्ती करेंगे, मौज कुछ भी करेंगे, तो दोस्तों फिर वो वहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक है, वहाँ का वातावरण खराब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम अपने शिक्षकों को साथ नहीं देंगे तो हम भी उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे और वो भी हमें कुछ अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे। तो ये है, ठीक है दोस्तों, ये है प्रतिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अगला अगला देखते हैं संयोजित करना, मिलान करना। संयोजित करना मतलब मिलान करना दोस्तों, कि हमारे शिक्षक ने हमें जो कुछ पढ़ा रहा है वो किस लाइन से पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ का हमें मिलान करना होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है निरूपण, अंतर करना, अभिव्यक्ति करना, ठीक है। अंतर करना, अभिव्यक्ति करना, हमें किसी से तुलना करना होता है दोस्तों, कि हमारे शिक्षक कैसे हैं, या हमारे जो भी हमें अधिगम करता है, अधिगम देने वाला है, वो हमें किस टाइप से कर रहा है, और अधिगम कर्ता को भी हमें देखना पड़ता है कि सामने वाला सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों तरफ से चलते रहता है, अंतर करना पड़ता है कि किस पे कितना वृद्धि हो रही है, कितने मस्तिष्क में वृद्धि हो रही है, ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, फिजिको साइको मोटर डोमेन, ठीक है। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीक कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। इस ज्ञान के क्षेत्र भी 5 स्तर के रूप में बताया गया है, ठीक है। कितने स्तर बताए गए हैं दोस्तों? 5 स्तर बताए गए। ये किसके अनुसार है? किसके अनुसार है दोस्तों? तो ये है ब्लूम के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार है दोस्तों? ब्लूम के अनुसार, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, हस्त कौशल या कार्य साधन। इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। हस्त कौशल, कार्य साधन दोस्तों, हमें अगर किसी चीज़ को बनाना है, किसी चीज़ को तैयार करना है, तो उसके लिए हमें उपकरण का, मशीनों का साथ सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हम उसके बगैर किसी भी कार्य को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी अभी की बात है, अगर हम सारी चीज़ें टेक्निकल के हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रतिरूपता। तो इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया गया है। इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया गया जिस रूप में वो है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। सतत अभ्यास पर निर्भर करता है दोस्तों, ये है। स्पष्ट अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब हम सतत अभ्यास करते रहेंगे। जैसे कि हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए। अब इस वीडियो में कई त्रुटियां आएंगी, क्योंकि हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए दोस्तों हम इसको सारी त्रुटियां संपूर्ण त्रुटियां ठीक मतलब उसको सुधार सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आने वाली वीडियो पर हम सभी प्रकार की जो हमसे गलतियां होती हैं, जो त्रुटि होती हैं, वो हम आने वाली वीडियो पर नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे सतत प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। तब जैसे कि आप सीख रहे हैं कोई भी चीज़ें, या फिर इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो जो हम कंटेंट अभी लेकर आए सामने आपके, वो आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है। अगला है परिशुद्धता। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, ठीक है। वही बात है जो अभी हमने बोला कि किसी भी कार्य को अगर हम बार बार करेंगे तो उसमें परिशुद्धता तो आएगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अभी हम नया ये चैनल अभी हमने नया बनाया है दोस्तों, तो आप सभी के सामने कुछ कंटेंट लेकर आना दोस्तों हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा झिझक भी रहती है मन में। तो ये सब धीरे धीरे हमारे मन से हट जाएगा, और हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। स्पेशल वीडियो रहेगी, स्पेशल से स्पेशल वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सतत प्रयास के दौरान हो पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रकृतिकरण, ठीक है। प्रकृतिकरण क्या होता है? नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, संशोधन करना, नई तकनीकों का नियत करना इत्यादि से आत्मसात करता है, ठीक है। प्रकृतिकरण जैसे दोस्तों हमको भगवान ने
इस टाइप से बनाया है, ठीक है, मनुष्य बनाया है, तो उसमें थोड़ा-सा हम सुधार कर पाएँगे। बाकी हम प्रकृति के उसके अनुसार हम कुछ चेंजेस करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी हमारे अंदर, ठीक है। तो ये है प्रकटीकरण करना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, जिससे कि आपको लाभ होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हम सारे कॉन्टेक्ट अब सिलेबस के हिसाब से लेकर आएंगे, और जो हमारे हिंदी में चल रहा है दोस्तों, तो हिंदी में दोस्तों वो 5000 प्रश्न की जो सीरीज़ चल रही है, वो 5000 प्रश्न की सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों फिर धीरे से हम उसको भी सारी चीज़ें को सुधार करते करते और नई वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।